चलिए नमस्कार। देखिए, आज सीआरपीएफ एचसीएम का एग्ज़ाम जो होता है उसमें मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री और मेंसुरेशंस के कुछ बहुत बेहतरीन तगड़े क्वेश्चंस आए हैं। 15 क्वेश्चंस हैं और मैं आपको 15 ही करवाऊंगा, बाकी सब बेसिक हैं, इजी हैं, जो आप कर सकते हो। तो कैलकुलेटिव भी हैं थोड़े बहुत, ठीक है। हम एक एक करके समझते हैं। तो आज की क्लास में कुल मिलाकर के 2 टॉपिक के क्वेश्चन शामिल करे हैं मैंने, जो अच्छे अच्छे हैं, जो आमतौर पे विद्यार्थियों को परेशान कर सकते हैं। तो एक गुड न्यूज़ देता हूँ। महिला पर्यवेक्षक और एमपी टेट वाले हैं या मध्य प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया क्लास शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज शुरू होगी पहली बार, ठीक है, और बड़ी बड़ी क्लासेस होगी, 2-2 ढाई घंटे की। तो ये पहला टॉपिक आ रहा है मेरा परसेंटेज का, है ना, और बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मिलेगा, टाइप वाइज रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा, और जीरो से मेंस लेवल एकदम बहुत अच्छे लेवल का रहेगा। तो आप इसमें बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, मैथ्स रीजनिंग का अगर आप फाउंडेशन वीओडी बैच, पूरा रिकॉर्डेड बैच है कंप्लीट, आप लेना चाहते हो तो मिनिमम फीस 599 में मिल रहा है। आज अगर आपके दिन, जो आज शिक्षक दिवस है, तो आज अगर आप गुरु 30 अगर ये कूपन कोड लगा के लेते हो तो 30% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये केवल आज के दिन का है ना। चलिए, बाकी जीडी का बैच है हमारे पास कंप्लीट है, महिला पर्यवेक्षक का है। एसएससी की कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का फाउंडेशन बैच है। व्यापम की किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम व्यापम की, तो ये कंप्लीट व्यापम का योद्धा बैच है हमारे पास। ये वन ऑफ द बेस्ट बैचेस है हमारे पास, जितने भी बाकी बैचेस हैं अवेलेबल उनमें। चलिए, पहला सवाल है हमारे सामने, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x+3y और 9x-y इकाई है। इस आयत का परिमाप किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच में अंतर ज्ञात करिए। देखो, हमें एक आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है और ये बोल रहा है इस आयत का पेरीमीटर वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का एरिया आयत के एरिया के बीच का अंतर कितना है, और इस तरीके से ये दे रखा है। देखिए, आमतौर पे सवाल थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो, ठीक है, कि हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और आयत का पेरीमीटर वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखा है, एरिया का डिफरेंस चाहिए मेरे को। ऐसे सवाल कभी भी आपको दिख जाए ना वेरिएबल के तौर पर, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे अच्छे तरीके से अगर आप इसको करना चाहें तो आप x को भी 1 पुट कर दो, y को भी आप 1 पुट कर दो। x और y को 1 पुट करने पर ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि इसको आपने संख्या में कन्वर्ट कर लिया, आप वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल है ही नहीं। और ये भी क्या, एक प्रकार का डिजिटल सम ही एक प्रकार का, कि जो एलएचएस में रखने पे आ रहा है वही आरएचएस में आना चाहिए। आरएचएस हमारा दे रखा है, तो ये 1-1 रखने पर जो इधर से आंसर आएगा वही 1-1 रखने पर यहाँ पे आंसर आना चाहिए। यही वो डिजिटल सम टाइप कॉन्सेप्ट है ये। तो x और 1, x1 y1 रख दिया मैंने। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x+3y है, तो x की जगह 1+3y यानी कि 3 एकम 3 इंटू चौड़ाई कितनी है, 9x-y है, x की जगह 1, y की जगह 1, तो 9-1 आ जाएगा ये, है ना। यानी कि मैं कहूँ तो 9 में से 1 गया 8 और ये 4, 8 चौके 32, तो इसका एरिया मिलेगा हमको 32। यह आयत का है। आयत, यह आयत का क्षेत्रफल है, रेक्टेंगल का, है ना। अब हमें बोला है कि जो आयत का पेरीमीटर है, अब आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई भी लंबाई कितनी है इसकी, 4 है, चौड़ाई कितनी है, 8 है, तो 8 4 12, 12 दूना 24। ये 24 इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, ठीक है। ये इसकी लंबाई थी, ये इसकी चौड़ाई थी, तो ये 3 और 1 4, ये 9 - 1 8, है ना। 8 + 4 को जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 24 हो जाएगा। ठीक। अब ये बोल रहा है कि ये जो परिमाप है ये वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब एक वर्ग है, अगर वर्ग की भुजा को मैं a मान लूँ तो उसका पेरीमीटर क्या आएगा, 4a। तो ये जो 4a के बराबर है इसका परिमाप आयत का, आयत का परिमाप हो जाएगा 24। तो 4a बराबर 24 है, तो a बराबर कितना मिलेगा मेरे को, 6 मिलेगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना मिलेगा बताओ, वर्ग का। वर्ग की भुजा अगर 6 आ गई तो वर्ग का एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। अब मुझे पता है कि आयत का क्षेत्रफल 32 है और वर्ग का क्षेत्रफल 36 है,
वर्ग का क्षेत्रफल। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे डिफरेंस है 4 का। 32 और 4 36 होता है। यही वैल्यूज जब मैं यहाँ ऑप्शंस में रखूंगा 1 और 1, तो मुझे 4 आना चाहिए आंसर मेरा। मैं यहाँ 4 एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो देखो 16 एकम 16 आ गया है, -16 है ना। एक्स वाई को हटा ही दो एक प्रकार से, क्योंकि 1 रखने पर वो वैसे ही 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 16 - 16 + 4, तो 16 में 16 गया तो 4 आ गया। ये पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप चाहें तो यहाँ रख दो, देखो यहाँ एक्स 25 + 16 41, 41 और 5 46, 10 56 आ जाएगा। तो ये तो 56 आ जाएगा वैल्यू रखने पे, है ना। 6 - 7 + 4, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, है ना। यहाँ पे 21 + 17 - 4 है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है ऐसा जहां पर ये वैल्यूज रखने पे संतुष्ट होगा। ठीक है, जो एलएचएस में हमें 4 दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। तो ये एक सवाल हमारा था। ये देखिए 15,625 मीटर स्क्वायर एरिया वाले एक वर्गाकार मैदान को जमीन से इतनी इतनी इतने इतने ऊंचाई तक तार से घेरा जाना है। तार की कुल लंबाई 2100 मीटर है तथा प्रत्येक घेरा मैदान के परिमीटर से x% ज्यादा है। x का मान बताइए। देखिए एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान कुछ इस तरीके का होगा, है ना। अब एक बात बताओ, जब आप इसमें, चलो इसको नहीं बनाते हैं अपन, आप ऐसे ही समझ लो कि इतना एरिया है उसका, चलो, है ना। देखो एरिया कितना दे रखा है, 15,625। ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 125 का वर्ग, यानी कि ये भुजा हो गई इसकी 125। अगर भुजा 125 होगी तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 15,625 होता है। 125 का स्क्वायर होता है, जनरली अपन याद करते हैं इसको, 25 का क्यूब भी होता है ये, है ना। और 125 का स्क्वायर भी होता है 15,625। ये 25 का घन भी होता है, 25 की घात 3 करने पे भी यही आएगा, और 125 का स्क्वायर करने पर भी यही आता है। ठीक है, चलिए, मतलब एक ऐसा वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 125 है। ये बोल रहा है जमीन से इतना 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 ऊंचाई तक तार से घेरना है। अब आप देखिए, कोई भी जब किसी घर के आसपास आपने बाउंड्री वॉल देखी होगी, तार फेंसिंग देखी होगी, तो तार फेंसिंग कैसे होती है, आपने देखा होगा एक लोहे का पोल गड़ा होता है, एक पोल यहाँ गड़ा होता है, और उस पर तार बंधे रहते हैं कुछ इस तरीके के। ये 1 तार, ये 2 तार, ये 3 तार, ये 4 तार। जनरली 4 तार होते हैं, कहीं कहीं पे 3 भी होते हैं, कहीं कहीं पे 5 भी होते हैं। इसने 1 2 3 4 4 तारों का प्रयोग किया है, जो कि ध्यान से समझना, जो कि जमीन से इतने मीटर ऊंचाई पर है। पहला तार जमीन से 3 मीटर ऊंचाई पे है, दूसरा तार जमीन से 3.5 मीटर ऊंचाई पे, तीसरा तार ये जो भी 4 से 3/2 मीटर ऊंचाई पे, और अगला तार जो भी है 5 से 1/2 मीटर ऊंचाई पे। इस प्रकार से 4 घेरे बनाए हैं इसने। कितने घेरे बनाए हैं तारों के, अरे यार ये तो एक पोल के बीच में बता रहा हूं, मतलब मान लो यहाँ पे एक पोल गड़ा है, यहाँ पर एक पोल गड़ा है, तो ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर है। समझ रहे हैं ना, ये यहाँ पर है। ऐसे ही एक पोल इस तरीके का होगा यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, है ना। ये जो पोल होगा, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे होगा, ऐसे बंधा हुआ होगा, ठीक है। और इसी प्रकार एक इसकी फोटोकॉपी करने पे यहाँ आया ये, समझ में आ गया ना। तो ऐसे चारों तरफ होगा इसके, 1 2 3 4, 4 तरफ होगा। तो ऐसी तार फेंसिंग चारों तरफ होगी, 1 2 3 4। तो आपसे ये बोला हुआ है कि यदि तार की कुल लंबाई इतनी है, अब मुझे पता है कि 4 तारों से बना हुआ है ये, है ना। देखो पहले तो तार पे बाद में जाते हैं, पहले एक बात बताओ, प्रश्न को अगर अपन ढंग से समझे तो तार की कुल लंबाई 2100 है। ये बोल रहा प्रत्येक घेरा मैदान के पेरीमीटर से कितना ज्यादा है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वर्गाकार मैदान है इसकी भुजा ये है, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा 125 है, 125 चौके 500 होता है। तो ये किसका वर्ग का परिमाप और वर्ग की भुजा दे रखी है मेरे को, ठीक है। अब ये जो नीचे है ये तार है हमारे पास, इन तार की क्या कहानी है, तो तार का परिमाप कितना होगा। अच्छा, सभी तारों की लंबाई हमें दे रखी 2100, तो अगर तार की लंबाई क्या होगी, तो मैंने कहा देखो आपको मालूम है 4 घेरे हैं तार के, एक 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 एक। अगर मैं हर एक की भुजा को x मान लूँ, तो x भुजा मान लूँ, और ऐसे ऐसे कितने घेरे हैं, 4 घेरे हैं, तो है ना। और इस प्रकार उसकी टोटल लंबाई कितनी आ गई, 2100। अरे मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो ये पेरीमीटर हो गया, 4 तारों का पेरीमीटर है। अगर हर तार की भुजा x मीटर है, तो ऐसे 4 तार हैं, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 4x हो गई। तो हर एक घेरा कितना लंबा बनेगा, यानी कि हर एक घेरे में कितना तार लगा है, 4 घेरे हैं हर, है ना।
4 घेरे हैं और हर घेरे में जो तार की लंबाई है वो x है। तो मैंने कहा 4 से इसको काट दो। अगर मैं 4 से इसको काट दूंगा तो 4 पंजे 20 है ना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये क्या आ गया, ये आ गया प्रत्येक तार की लंबाई, है ना, प्रत्येक तार की लंबाई आ गई कि प्रत्येक तार इतना लंबाई का है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक घेरा मैदान के पेरीमीटर से कितना ज्यादा है, ये बोला हुआ है आपसे। तो देखो ये घेरा है ये घेरा है, ये जो घेरा है प्रत्येक घेरा, ये प्रत्येक घेरा है। तो प्रत्येक घेरा 525 का है। ये मैदान के पेरीमीटर से कितना ज्यादा है, तो मैदान का पेरीमीटर कितना है, 500 है। और इसका जो घेरा है वो कितने का है, 525 मीटर का एक घेरा है। ऐसे 4 घेरे हैं, एक घेरा ये रहा, एक घेरा ये रहा, एक घेरा ये रहा, एक घेरा ये रहा। अगर प्रत्येक घेरा 525 मीटर का होगा तभी तो 4 घेरे मिला के 2100 मीटर के होंगे। इस प्रकार से ये तुम बताओ, ये मैदान का परिमाप है, ये प्रत्येक घेरे का परिमाप है, यानी कि उसका पूरा टोटल लंबाई है ना उसकी। तो मैंने कहा ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो देखो 525 से 500 से 525 कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। इससे 500 से, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा बताइए। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से 25 कटेगा 5 बार, यानी कि 5% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए मैं चाहूंगा कि एक बार ये सवाल आप ट्राई करके जरूर देखें खुद से। ठीक है, वीडियो रोक के। चलो ये देखो यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है हमें, है ना। अब इसमें क्या है, सकेंद्रित वृत्त है। अच्छा सकेंद्रित है तो फिर 2 सर्कल बनेंगे। सकेंद्रित वृत्त कैसे होंगे, अंदर हो जाएगा इसके अंदर एक सर्कल। ठीक है ना कुछ इस तरीके से, है ना। ये 2 वृत्त सकेंद्रित हो गए इसमें। अब ध्यान से समझना, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं 37 और 12 है। पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास है, ये जो बड़ा वृत्त है ना इसका व्यास है पी क्यू। क्यू आर छोटे वृत्त की आर पर स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की आर पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है क्यू आर छोटे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है आर पे। मैंने कहा देखिए एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं मैं। इस तरीके से ये एक स्पर्श रेखा है आर पे, है ना। ठीक है, जो एस पर मिलती है बड़े वृत्त से क्यू आर, है ना। तो ये क्यू आर एक स्पर्श रेखा हो गई आपकी, है ना, जो वृत्त को एस पर मिलती है, बड़े वृत्त को, अच्छा बड़े वृत्त को एस पर मिलती है और यहाँ पे ये आर पे वो कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है छोटे सर्कल को, है ना। यही है ना कि जो क्यू आर है, ये जो क्यू आर लंबाई की है, ये जो जीवा है एक, है ना, एक स्पर्श रेखा है जो छोटे सर्कल के लिए स्पर्श रेखा है। तो ये बोल रहा है जो क्यू आर है ना, ये जो क्यू आर है, क्यू आर छोटे वृत्त की आर पर स्पर्श रेखा है। तो छोटे वृत्त की आर पर स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त को आगे बढ़ाने पर एस से मिलती है। ठीक है, ओके। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें 37 दे रखी है और पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास है। अब देखिए पी क्यू व्यास है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पी क्यू व्यास है तो ऑलरेडी क्यू की जगह तो फिक्स हो गई है, तो मुझे पी को ऐसे सेंटर से होकर निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये सेंटर अगर यहाँ बना दूं मैं तो ये पी हो जाएगा वहाँ पे, है ना। देखो ये पी हो गया, तो ये पी हो गया, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये पी क्यू इसका व्यास हो गया इस बड़े वाले वृत्त का, है ना। और ये इसके लिए छोटे सर्कल के लिए एक जीवा भी हो गई आपकी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आर पी बताइए, आर से पी की लेंथ बताना है। ध्यान से समझना मुझे निकालना है इस पी से आर की लंबाई, पी से आर की लंबाई निकालना है ये, है ना। ठीक है चलिए अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको ये चीज पता है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 37 है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 37 आ गई। तो मैंने कहा एक काम करता हूं मैं इसको मिला दूं क्या, यहाँ से ऐसा कर लेता हूं, मिला देता हूं मैं। चलो यहाँ से यहाँ पे इसको मिला दिया, ठीक है है ना। मुझे एक बात बताओ, ये 37 हो जाएगा क्या भाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या तो 37 दे रखी है, तो बड़े वृत्त का केंद्र भी यही है, छोटे वृत्त का केंद्र भी यही है। तो इसकी रेडियाई ये देखो, यहाँ से यहाँ तक देख लो ये भी त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक देख लो ये भी त्रिज्या है। तो ये कितना हो गया, 37 हो गया, और ये कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक है अब मुझे एक बात बताओ, ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब क्या इस जीवा को समद्विभाजित करेगा क्या, बोलो। बिल्कुल करेगा, अच्छी बात है। तो मुझे क्या क्या दे रखा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 12 है।
अब ये जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है ये कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है मेरे को, ये वाली त्रिज्या। ये छोटे वृत्त है, देखो ये छोटा वृत्त है, इसकी रेडियस हो गई है, तो ये 12, तो ये 12, ये 37, तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये 35 बनेगी, या 12 35 37 से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इधर भी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा है ना। चलो अब मैं चाहूँ तो इधर भी बना सकता हूँ, यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये 37 हो जाएगा, ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगी। पर हमें पूछा क्या है, हमें आर पी की लंबाई पूछी है, आर से पी की लंबाई पूछी है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इस पी से एस को भी मिला देता हूँ, एक काम करें, है ना, पी से एस को मिला देता हूँ मैं। देखिए तो पी से एस को जैसे ही मिलाया तो मुझे एक बड़ा ट्रायंगल मिल गया पी क्यू एस। ट्रायंगल पी क्यू एस को गौर से देखना, ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस ये बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू एस। इसी के अंदर ध्यान से समझना, ये है, इसका नाम मैं ओ दे देता हूँ, सेंटर है तो ओ क्यू आर भी तो है इसमें, तो ये सिमिलर हो जाएगा क्या, ओ क्यू आर सिमिलर हो जाएगा क्या, बताओ बोलो, है ना, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर हो जाएगा तो मैं सिमेट्री लगा सकता हूँ क्या, सिमेट्री लगा सकता हूँ क्या मैं, बोलो, बिल्कुल लगा सकता हूँ। देखो ये 35 है तो यहाँ से यहाँ तक की साइड ये भी 35 हो जाएगी, यार यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा, थोड़ा सा बनने में गड़बड़ है, ठीक है। तो ये 35 है तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ ये भी 35 बोल सकता हूँ क्या, बोलना क्या है ही सही वो तुम। तो मुझे एक बात बताओ, सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ क्या, समरूपता से, कि अगर ये एंगल इस एंगल के सामने, छोटे ट्रायंगल में इस थीटा एंगल के सामने, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने भुजा 12 है, तो बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने की भुजा कितनी आ गई, पी एस आ गई, बराबर। अब इस छोटे ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के सामने 37 है, तो इस बड़े ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर खींचा है मैंने, है ना, तो 90 डिग्री के सामने कितना आएगा, 37 + 37 74 आ जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करिए, ये 37 का 2 गुना है 74, 37 का 2 गुना है, तो ये 12 का 2 गुना होना चाहिए, यानी कि यहाँ से पी एस मेरा 12 का 2 गुना 24 आ जाएगा। तो पी एस की लेंथ तो 24 आ गई हमारे पास, यानी कि ये पी एस हमारे पास 24 आ गया, ध्यान देना। तो ये भुजा 35 है, ये भुजा 24 है, तो क्या ये वाली भुजा निकालनी है मेरे को, तो क्या ये 90 डिग्री है, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो रहा है, क्या है, बिल्कुल हो रहा है। तो मुझे अगर पी आर यानी कि कर्ण निकालना है, तो पी आर का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से समझना। तो पी आर का स्क्वायर क्या बराबर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, 35 है ना, 35 का स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो बताओ ये पी आर है बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, 24 का स्क्वायर 576 है, 35 का स्क्वायर कितना आएगा 12 25, 4 तिया 12, 3 एकाधिक पूर्व में पढ़ा है, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 तिया 12, 12 और ये 5 का स्क्वायर 25, ये कितना आ जाएगा 6 5 11 की 1, 7 2 9 और 1 10, 12 5 17 और 1 18, 1801, 1801 किसका स्क्वायर होता है, आप ऑप्शन देखिए 41 का है या 42 का है। मैंने कहा एक काम करते हैं, नहीं पता मुझे, मैंने कहा मान लेता हूँ इसका स्क्वायर हो सकता है, एक तुक्का मार रहा हूँ, अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं ये उठाऊंगा डायरेक्ट, ये नहीं उठाऊंगा फिर। मैंने कहा पहला ऑप्शन उठाता हूँ 42.4, तो 42.4 का स्क्वायर कर लो, यानी कि इसका इसी में गुणा कर लो, है ना। आप दुनिया भर के जादू टोने लगाते रहते हो, बहुत समय बर्बाद कर देते हो, डायरेक्ट गुणा करना अच्छा है। 4 चौके 16 की 6, है ना, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौके 16 इंटू 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8, ठीक है, 2 क्रॉस मार के 4 का फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 1696, ठीक है। तो ये 6 आ गया, 8 8 16 1 17 की 7 आ गया, 1 बचा, 6 6 12 12 4 16 1 17 की 7, 1 बचा, 1 बचा तो 9 और ये 9 18 और 1 19 की 9, हासिल 1 बचा 1797, 1797 लगभग 1800 ही आ गया, यानी कि इसी के करीब है ये, मतलब यही आंसर हो सकता है, क्योंकि इससे फिर ये तो छोटे हो गए और ये बड़ा हो गया, एक ही ऑप्शन आ गया पहला ही, तो 42.4 ही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू छोटी आ जाती तो बहुत कुछ कह देती अपने को, बड़ी आ जाती तो फिर अपन बड़ी का तो कोई चांस ही नहीं था, फिर इससे बड़ा क्या हो सकता है, फिर यही था, यही आंसर टिक करते। छोटा आ जाता तो फिर मैं इन दोनों को चेक करता, इन दोनों में से कोई एक को चेक कर लेता, जिसके करीब होता वो आंसर हो जाता, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लिया करो, जब ऐसा नंबर आ जाए तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
ये सवाल भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करिए, खुद से बन रहा है कि नहीं बन रहा है चेक करिएगा एक बार। देखो ABCD एक वृत्त पे दो लंबवत जीवाएं हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ये सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ये बोल रहा है ABCD एक वृत्त की दो लंबवत जीवाएं हैं, O पर प्रतिच्छेद करती है, AO 4 है, OB 3 है, OD 2 है, वृत्त का एरिया बताइए। जरूर ट्राई करिएगा एक बार आप लोग, है ना। चलिए अब देखो ABCD दो परस्पर लंबवत जीवाएं हैं। लंबवत जीवा यानी कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो एक जीवा मैंने ये बना दी, है ना। एक जीवा मैंने ये बना दी, ठीक है। चलिए ये दो जीवा हो गई है। इसका केंद्र कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा इस वृत्त का, ये इसका O केंद्र मान लिया। नहीं नहीं O नहीं है, O केंद्र नहीं मान सकते, O कहीं और दे रखा है, ठीक है। चलिए ये दोनों जीवाएं हैं, तो मैंने कहा ABCD मान लेता हूँ। तो ये एक जीवा हो गई AB, एक जीवा हो गई CD, ठीक है। चलो आपसे बोला हुआ है AO 4 है, AO, अच्छा ये O पे प्रतिशत कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ना ये O है, ध्यान देना ये जो पॉइंट है ये O है। तो अगर आपको बोला है AO 4 है तो AO यहां से यहां तक ये 4 है, OB 3 है, OB यहां से यहां तक ये 3 हो गया, OD 2 है, OD 2 हो गया। आपको पता है किसी भी सर्कल में अगर दो कोड एक दूसरे को इस तरीके से काटती है ना, ये AB हो गया, ये CD हो गया, और जहाँ पे काटती है उस बिंदु को अगर मैं P नाम दे दूँ, मान लो P नाम दे दूँ, तो आप जानते हो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है, आप जानते हो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ये होता है, हम जानते ही जानते हैं। तो अगर इस पॉइंट से देखूँ मैं तो 4 गुणा 3, तो यहाँ से देखें तो 4 और यहाँ से देखें तो इधर 3, तो 4 3 12 आ गया गुणा करने पे। जो इधर गुणा करने पे आएगा वही उधर गुणा करने पे आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर देखूँ तो 4 और इधर देखूँ तो 3, तो 4 3 12 आ गया, तो इधर 2 आ गया, तो 2 में कितने का गुणा करो कि 12 आ जाए, 6 का, यानी कि यहाँ से आपकी लेंथ ये 6 निकलेगी। जनरल चीज़ है, ऐसे ही पता होनी चाहिए आपको। अब मुझे एक बात बताओ, हमें पूछा क्या है पता है, हमें पूछा है वृत्त का एरिया। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए पहले मुझे इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या, चूंकि इसका केंद्र यहाँ है, तो मैंने क्या करा, ध्यान से समझना, मैंने क्या करा कि इसको शीर्ष से मिला दिया यहाँ पे, है ना, रेडियाई निकालने के लिए, ठीक है ना। और तो यहाँ से यहाँ से ऐसे खींच दो, ये लो, तो ये इसकी रेडियाई हो जाएगी यहाँ पे, है ना, ये इसकी रेडियाई हो जाएगी R। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो गुड्डू, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। केंद्र को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, K मान लेता हूँ, है ना, K केंद्र है, K क्या है, केंद्र है उसका, वृत्त का केंद्र है। और आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक सर्कल में कोई भी जीवा है, अगर उसके केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा को समद्विभाजित करेगा वो, और परपेंडिकुलर भी होगा। तो मैंने कहा अगर ये वृत्त का केंद्र है और ये इसकी जीवा है एक AB, तो जैसे ही मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री पे जाके गिरेगा और उसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो मैंने कहा ये पूरी जीवा कितनी लंबी है, तो आप बोलोगे ये 4 है और ये 3 है, 7 है। तो अगर ये टोटल 7 लंबाई की है, ध्यान से समझना, अगर टोटल 7 लंबाई की है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 बच गई, और यहाँ से यहाँ तक की ये भी 3.5 बच गई। इतना समझ में आया आपके, ये सेंटर है, यहाँ से जैसे ही डालोगे तो ये 3.5, इधर नीचे वाली भी 3.5, तो ये हाइट मेरी 3.5 आ गई। अब मुझे ये वाली पता चल जाए कहीं से, तो मैं ये भुजा और ये भुजा का प्रयोग करके रेडियस निकाल लूंगा, रेडियस पता चलेगी तो एरिया निकाल लूंगा। फिर मैंने कहा ये वृत्त का केंद्र है और एक जीवा ये रही, तो मैंने कहा एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो अगर ये समद्विभाजित कर रहा है, ध्यान देना, है ना, तो बताइए अगर ये समद्विभाजित कर रहा है ना, अच्छे से समझना। तो मैंने कहा जैसे ये गिरेगा तो यहाँ 90 डिग्री पे गिरेगा और इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा पूरी जीवा को। ये पूरी जीवा कितनी है, 6 ये है, 2 ये है, 8 है। तो 8 है, तो मैंने कहा 4 ये इधर बची, 4 ये इधर बची, ठीक है।
तो मैंने कहा अगर ये यहाँ से लगा के इधर इधर की 4 है, ध्यान से समझना, यहाँ से लगा के इधर इधर की ये 4 है, और 4 में से मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, तो ये कितनी बचेगी? 2 बचेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 बचेगी हमारी क्या? और ये 2 है तो क्या ये भी 2 बचेगी क्या? बिल्कुल बचेगी। तो मैंने कहा ये 2 आ गई, ये 3.5 है, ये 2 है, तो रेडियाई निकालनी है मुझे। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं रेडियाई नहीं निकाल सकता? तो यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार यानी कि 2 है, 2 का वर्ग, ठीक है। देखिए आर स्क्वायर बराबर 3.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3.5 क्या होता है? 35 समझो इसको, 3.5 मत समझो। 35 का स्क्वायर वही बताया था, एकाधिकन पूर्वण से 3 से 1 ज्यादा 4, 4 तिया 12 25, तो 12.25 आ जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 12.4 में 4 जोड़ोगे तो 16.25 आ जाएगा ये, है ना। ये आर स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ से है ना, चलो ये आर स्क्वायर ही हो गया हमारा, ठीक है। अब मुझे चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर, एरिया कैसे निकालोगे आप बताइए? एरिया कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पाई आर स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और आर का स्क्वायर क्या होता है? तो आर स्क्वायर आप जानते हो 16.25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16.25, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहे तो। देखो 22 पंजे 110 की 0, हासिल 11 बचेगा, है ना। 22 दूना 44 और 1 45, 10 55 की 5, हासिल 5 बचेगा। 22 छंग 132, 5 137 की 7, हासिल 13 बचेगा। 22 से कम 22 और 3 25, 10 35, 35 आ गया है। टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, डिवाइड बाई कितना आ गया? 7 आ गया। अब आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखो 7 पंजे 35, 7 एकम 7, है ना। और ये 0.5 है, 0.5 मतलब आधा, आधे में 7 का भाग देना है, तो अगर आधे में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/14 आ जाएगा, तो 1/14 आ जाएगा, तो 51 से ही 1/14 आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक बेस्ट सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। ये देखिए एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 8√2 है, ए सी 17 है, ए बी सी 135 डिग्री है, ए बी सी की लंबाई बताओ। देखिए एक ट्राइंगल इस तरीके से मुझे दे रखा है, को बना ही लेता हूँ चलो। देखो ये इस तरीके से दे रखा है मुझे कि एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये एंगल हमारा 135 डिग्री दे रखा है मुझे, 135 डिग्री, है ना। क्या क्या दे रखा है मुझे? ए बी 8√2 है, और एंगल बी 135 डिग्री है, तो ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ध्यान देना ए बी 8√2 है, चूंकि ये 90 डिग्री से बड़ा बनेगा इसलिए ऐसे बनाया तिरछा मैंने, ठीक है। ए बी 8√2 आ गया, तो ये 8√2 आ गया हमारा। ए सी 17 है, तो ये ए सी की लेंथ आ गई हमारी 17, है ना। बस यही पूछा है आपसे। देखिए या तो आप साइन कोसाइन लगा करके वैल्यूज निकालिए, हालांकि 2 भुजाएं पता है, एक एंगल पता है, निकाल सकते हो आप, पर थोड़ा लेंदी पड़ेगा। इसकी बजाय एक काम करिए कि मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ कि देखो अगर मैं इसी लेंथ को आगे बढ़ा दूँ इधर आगे, ठीक है, समझना, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने इस तरीके से कुछ, और मैं ऊपर से परपेंडिकुलर खींच दूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, ध्यान देना, ये एक परपेंडिकुलर खींच दिया यहाँ पे। ऐसा करने से क्या होगा? तो मैंने कहा देखो ऐसा करने से ये होगा कि अगर ये एंगल 135 डिग्री ना, तो ये एंगल कितना बचा? 13, 13 और 7 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 13 4 16, 13 4 17, 17 यानी कि 45 डिग्री बचा, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है, ध्यान से समझना, और ये 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ये भी 45 डिग्री बचेगा। सीधी बात है ना, है ना।
चलिए ये 45 डिग्री हो गया और ये 90 है, परपेंडिकुलर खींचा तो ये 45, ये 90, तो ये अपने आप 45 बचेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री के सामने 8√2 है, तो 45 डिग्री के सामने 8 बचा होगा, 45 डिग्री के सामने 8 बचा होगा। कैसे? आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है 45 45 90 की, तो 45 45 90 की, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। तो अगर ये भुजा हमें 8√2 गिवन 90 के सामने, देखो गौर से जरा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने 8√2 है, 90 डिग्री के सामने 8√2, तो यानी कि √2 का 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना हो जाएगी, ये भी भुजा 8 गुना हो जाएगी। तो दोनों 45 के सामने की भुजा 8 8 हो जाएगी, ये 45 के सामने 8, ये 45 के सामने 8। ठीक, चलो अब एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? BC की लेंथ चाहिए, यानी कि B से C तक कितना होगा। तो एक बात बताओ, ये 8 है, ये 90 डिग्री है, ये 17 है, तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 बचेगा? क्या बोलो? 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17, और 15 है ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक, जिसमें से 8 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो 8 में कितना जोड़ें कि 15 आ जाए? तो आपको भी मालूम है 7, यानी कि B से C की लेंथ हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ, यदि लंब केंद्र केंद्रक अंतः केंद्र परिकेंद्र एक त्रिभुज में संपाती हैं, यदि भुजा AB की लंबाई 5√3 है, शीर्ष A से होकर त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई बताओ। ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप ट्राई करके कमेंट करिएगा। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जस्ट एक सवाल मैंने पिछली क्लास में जो BSF HCM का पेपर सॉल्व करवाया मैंने, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का HCM का पेपर, उसमें मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, वहां से आपने पढ़ाई होगा, तो उसको समझने के बाद, उसको देखने के बाद, या जिसको आता है कमेंट जरूर करना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका कमेंट करना कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा। चलिए ये बताइए, एक लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण 60 डिग्री है, इसकी तिर्यक ऊंचाई √3 है, शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात बताइए। देखो, एक शंकु है इस तरीके से, ठीक है, ये शंकु दे रखा है हमें इस तरीके से, ध्यान से समझना, है ना। अब ध्यान से समझना, ये शंकु है, ये बोल रहा है शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो शीर्ष कोण है, शीर्ष जो सिर है इसका शीर्ष, इसका आधा कोण 60 डिग्री है, यानी कि एक तरफ का एंगल 60 डिग्री है, पूरा कोण 120 है वहां पे, तो ये अर्ध शीर्ष कोण, आधा कोण 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो इधर वाला एंगल, ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ये इसकी रेडियाई होती है, ये इसकी स्लांट हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है, हम जानते हैं। आपसे बोला है इसकी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या बताइए, कुछ भी नहीं दे रखा है, क्या तिर्यक ऊंचाई दे रखी है √3, स्लांट हाइट हमें दे रखी है √3 के बराबर, ठीक है, L बराबर दे रखा है हमें, बाकी सब चीजें हमसे पूछिए। तो देखिए ध्यान से समझना जरा इसको, देखो मुझे एंगल दे रखा है, मुझे एक साइड दे रखी है, बाकी कुछ भी नहीं पता है। मैंने कहा ये एंगल दे रखा है और ये भुजा दे रखी है, मुझे कर्ण दे रखा है, तो कोई भी रूल लगा लो, साइन थीटा लगा लो, कोस थीटा लगा लो, या जो भी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा लो जिसमें ये भुजा के साथ में कोई भी एक भुजा अपन निकाल पाए आसानी से। जैसे मैंने कहा, अगर मुझे कर्ण दे रखा है, ध्यान से समझना, कर्ण दे रखा है और कर्ण दे रखा है, तो मैं आधार निकाल लूँ, लंब निकाल लूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ, है ना, कुछ भी निकाल सकता हूँ। एंगल के सामने हमेशा लंब होता है, लंब निकाल लो, चलो इसके सामने की भुजा दे रखी ना, तो लंब बटे कर्ण कहाँ होगा? लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा के अंदर, मतलब मैं साइन थीटा निकाल रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये होता ही है, अपन जानते हैं। तो एंगल के सामने हमेशा लंब होगा, लंब है r रेडियस, बटे कर्ण, कर्ण कितना होगा? कर्ण ये हमेशा सबसे बड़ी भुजा, तो ये आ गया √3, और ये क्या है? साइन थीटा है, तो साइन थीटा कितना है? साइन थीटा की जगह है 60 डिग्री, और साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो मैंने कहा इस √3 का मल्टीप्लाई √3 में कर दोगे तो 3, तो r बराबर कितना आ गया? 3/2, ये रेडियस आ गई आपकी 3/2। ये भुजा मुझे पता है, ये भुजा मुझे पता है ना, ये रेडियस निकल गई, ये निकल गई। हाइट निकाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ से? शंकु की हाइट चाहिए मुझे, तो मैंने कहा देखिए जरा, अगर मुझे हाइट निकालनी पड़े तो मैं हाइट ऐसे निकालूंगा कि भैया L² बराबर होता है R² + H²। L² क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3, है ना, और माइनस ये कर दूंगा R² इधर आके, तो माइनस 3/2 का स्क्वायर घटा दो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, बराबर है हाइट का स्क्वायर। 4 × 3 = 12, 12 में से
9 गया तो 3/4 आएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा इधर, तो यहाँ से ये √3 बाहर आ गया, और यहाँ से 4 का 2 बाहर आ गया, तो ये हाइट आ गई आपकी √3/2। ठीक है, आपसे पूछा है शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या, तो एच और आर में रेशो पूछा है, तो हाइट कितनी है शंकु की √3/2 है, और शंकु की रेडियाई कितनी है, तो शंकु की रेडियाई है 3/2। ठीक है, चलिए तो एक बात बताओ, ये 2 से 2 तो कट जाएगा बटे के बटे से, √3 से ये 3 कट जाएगा, तो √3 एकम √3, और √3 तिया 3, तो 1:√3, ये हमारे सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, चलिए ये बताइए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींचा गया शीर्षलंब 12 है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज पे, अब देखिए एक ट्राइंगल बनाया मैंने, ये है ना, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझना, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके आधार, ये आधार होता है, इस पे खींचा गया एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि शीर्षलंब, शीर्ष से खींचा गया लंब शीर्षलंब कहलाता है, ये शीर्ष से खींचा है ना। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे ही शीर्षलंब खींचोगे तो पहले तो परपेंडिकुलर होगा और दूसरे सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो उस एल्टीट्यूड की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, 12 मीटर लंबाई का, 12 सेंटीमीटर लंबाई का वो खींचा है। पेरीमीटर 48 दे रखा है, यानी कि सभी भुजाओं का योग 48 है। मैंने कहा अगर ये भुजा ए है और ये, तो अब जब ये ए है तो ये भी ए होगा, और अगर पूरी भुजा को मैं कुछ भी मान सकता हूँ तो उसका आधा इधर होगी आधा इधर होगी, तो मैंने कहा ये जो आधी भुजा है इसको मैं भी मान लेता हूँ, तो इतनी भुजा इधर बचेगी बी, और ये भी। तो मुझे ये तो मालूम है कि परिमाप अगर 48 है, यानी कि a + a + b + b, तो मुझे बताओ a + a 2a, b + b 2b, मिला के 48 है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से कि a + b = 24 होगा, यानी कि कोई भी ये जो 2 भुजाएं इधर वाली ले लो या इधर वाली ले लो, उनका योग हमेशा परिमाप का आधा हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। चलिए मैं जानता हूं, अब मैंने कहा ये 12 है ना, ये 12 है, मैं और भी चीज़ें निकाल सकता हूँ इसके अंदर, मैं इसमें से ये घटा दूँ, भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ यहाँ पे कि कर्ण का वर्ग है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कि यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखो कर्ण का वर्ग, तो a² - b² बराबर 12² 144 हो जाएगा, तो a - b है, तो आप इसको लिख सकते हो a + b × a - b। और अभी हमने निकाला था क्या कि a + b कितना है, तो a + b हमारा किसके बराबर आया था, 24 के, तो a - b कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। 24 × 144 होता है, अरे 24 में 6 का गुणा करेंगे तभी तो 144 आएगा। a + b, इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा परिमाप का आधा होता है, अभी जस्ट बताया था। तो a + b, इन 2 भुजाओं का योग हमेशा पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर 48 है तो उसका आधा 24 हो गया, 2 भुजाओं का योग 24, 24 में कितने का गुणा करेगी, 144 आए, तो अंतर आ गया 6 का। अब a + b पता है, a - b पता है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। यहाँ से अगर मुझे a निकालना है तो वो होगा a + b = 24, a - b = 6, इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 24 में 6 जोड़ो 30, 30 का आधा 15, और b अगर आप निकालो तो कितना आएगा, तो 24 में से 6 गया 18, 18 का आधा 9। तो ये आप इसको ना दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ट्रिपलेट है एक प्रकार से, कि ये 12 है अगर, तो यहाँ 12 से बड़ी वैल्यू आएगी। ऐसा ट्रिपलेट ढूंढो जिसमें 12 से बड़ा नंबर हो। आप बोलोगे 12, मैंने कहा एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, एक ट्रिपलेट ये है जिसमें 12 आता है, एक ट्रिपलेट है 9, 12, 15, है ना। सारे ट्रिपलेट लिख लो जिसमें 12 आता है, क्योंकि एक भुजा तो फिक्स 12 है। तो मैंने कहा 5, 12, 13 में 13 सबसे बड़ी, देखो 12 तो वहां पे रहेगा, तो 12 को हटा दो, यहां से भी 12 हटा दो, इन दोनों भुजाओं का योग, बची हुई दोनों भुजाओं का योग 24 होना चाहिए। या 13 में 5 जोड़ने पर 24 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। या 15 में 9 जोड़ने पर 24 हो रहा है, तो डायरेक्ट कह सकते थे कि कोई भी एक भुजा को 9, देखो ये भुजा 9 हो जाएगी, ये 12, तो ये 15 हो जाएगी, यहाँ पे ये ट्रिपलेट हो जाएगा, तो 9, 12, 15। तो आपके सोचने पे निर्भर करता है, आप ट्रिपलेट के तरीके से सोचोगे तो जल्दी सोच लोगे, फिर ये कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, और अगर आप ऐसे भी निकाल रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। भाई एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये ट्राइंगल का एरिया होगा। तो 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है भाई, टोटल b 2b आ गया है, तो ये अगर 9 है तो ये भी 9 होगा, टोटल 9 और 9 18 हो जाएगा बेस। हाइट उस पर टोटल कितनी है, टोटल हाइट हो गई 12, है ना। तो देखो 2 से 18 कटेगा 9 बार, 12 में 108 आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, 108। तो 108 हमारे सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये देखो, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सिलेंडर के बीच में से एक ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट काटा जाता है। अनुप्रस्थ काट का एरिया बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर मीन्स बेलन है, तो बेलन कुछ इस तरीके से होगा, है ना, कुछ इसी तरीके का होगा ना। ठीक है, आप इसको मर्ज कर दीजिए यहां से यहां तक। है ना। चलिए, ये आपने बेलन बनाया है। अब ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 15 है, तो इसकी हाइट आपकी कितनी आ गई? 15 आ गई, 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियाई कितनी आ गई? 7 आ गई। एक बात बताइए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस सिलेंडर के बीच में से एक ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट काटा जाता है। ये ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट क्या होता है? इसको बोलते हैं सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। इसमें से ऐसा क्रॉस सेक्शन काटा, जैसे मैंने कहा, ध्यान से समझिए आप बहुत अच्छे से। जैसे ये पूरा गोल है, सिलेंड्रिकल है ना, बेलनाकार है, ये बेलन ही है। मैंने क्या करा, चाकू लिया, ये केक समझो इसको, केक, आप बिल्कुल केक समझो, केक खाते हो बर्थडे का। आपने क्या करा, एसी एक वो ले ली, ध्यान से समझना, एक एसी वो ले लिया आपने, और यहां से इसको काट दिया। कैसे काट दिया? ध्यान से समझना, ये इस तरीके से कुछ काट दिया इसको, इस तरीके से, समझना। तो कैसे काटूं यार मैं, चलो ऐसे ही दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। इस तरीके से आप इसको काट दो बीच में से। जब आप खुद सोचिए कि इसमें से जब आप काट दोगे इसको, ऐसे चाकू से पूरा उड़ा दिया इसको, तो एक भाग ये अलग हो गया, एक भाग ये अलग हो गया, इधर वाला भाग ये अलग हो गया, इधर वाला भाग ये अलग हो गया। जब आप दोनों भागों को अलग करोगे, देखो समझना, दोनों भाग ये जो इस तरीके से अभी ऐसे पूरा सिलेंडर जब अलग होगा, तो एक भाग इधर एक भाग इधर हो जाएगा। तो ये जो भाग होगा ये पूरा चपटा होगा एकदम, क्योंकि चाकू से आपने काटा है इसको, ऐसे सिलेंड्रिकल नहीं काटा है उसको, एकदम चपटा काटा है। वो जो चपटा भाग है ना, वही सेक्शन काट कहलाता है उसका, है ना। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ काट कहेंगे उसको अपन। तो जो अनुप्रस्थ काट होगा ना, इसको जब काटोगे, तो अभी ये देखो 3D में आपको मैं दिखा पाऊं तो अभी समझ, एक मिनट रुको, देखो दिखाता हूं, देखो कुछ समझ पाओ आप लोग तो। इस तरीके से, मतलब मैंने इसको काट दिया, तो एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया। तो जो उधर वाला हिस्सा होगा उस पर भी एक रेक्टेंगल दिखाई देगा आपको, इधर वाला हिस्सा होगा उस पर भी एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो यहाँ से क्या निर्माण होता है, ध्यान रखना, यहाँ से एक आयत का निर्माण होगा, आयत निर्माण होगा, आयत निर्मित होगा। और यही आयत जो है हमारा, वो आयत क्या होता है? वही हमारा अनुप्रस्थ काट होता है। ध्यान देना, यही अनुप्रस्थ काट होगा हमारा। तो हमसे अल्टीमेटली इसने क्या पूछा है पता है? आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल? वो क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल तो यही होता है। तो आयत की लंबाई कितनी होगी, कितना लंबा है, तो जितना इस बेलन की हाइट है, यानी कि 15। और वो कितना चौड़ा है, चौड़ा कितना होगा? तो देखो, चौड़ा होगा कंप्लीट, वो ध्यान देना, यहाँ सेंटर से नहीं काटा है आपने। ये जो हिस्सा है ना, एक्चुअली में देखो, मैं दिखने में भले ही आपको ऐसा दिख रहा होगा, पर वो यहाँ से काटा है आपने उसको कंप्लीट, है ना, यहाँ से उसको काटा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो कि आपने काटा है बिल्कुल ये यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे ऐसे। तो ये उसका पूरा चौड़ाई लेंगे इसकी, और पूरी चौड़ाई क्या हो गई, तो ध्यान से समझना, ये इसका केंद्र हो गया यहाँ पे, तो ये इसकी रेडियाई 7 है, तो ये भी 7 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी बनेगी पता है? ये व्यास बनेगा इसका, तो व्यास बनेगा 14। तो 15 गुणा 14 लेना पड़ेगा, यानी कि 30 गुणा 7, 210 आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका सेक्शन काट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 210 के बराबर हो जाएगा सेक्शन काट एरिया, 210 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा,
एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। यदि शंकु के आधार के समांतर एक समतल में उसके शीर्ष पर एक छोटा सा शंकु काटा जाता है। शंकु की ऊंचाई 40 है, उसके आधार के समांतर समतल में एक छोटा शंकु काटा जाता है। छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु का 1/64 है। ध्यान से समझना। एक शंकु बना लेता हूं मैं, चलो यहां पर एक शंकु बना लेता हूं, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये इसका एक शंकु है। इसने क्या करा पता है? इसने क्या करा कि इसके जो ये जो आधार है ना, इसी के समांतर ऊपर थोड़ी सी दूर से जाके यहां से इसने इस कट कर दिया, एक चाकू से ऐसे उड़ा दिया इसको शट करके। तो यहाँ पे एक ये छिन्नक बचा, ऊपर एक शंकु बचा, और इसने काटा नहीं है, काट के अलग नहीं करा है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब एक शंकु होता है, इसको मैं चाकू से काट दूं ऐसे, यहाँ से बीच में से गर्दन उड़ा दूं इसकी, तो ये जो गर्दन है अगर मैं अलग कर दूं, तो अलग कर दूंगा तो ये जो बचेगा ना, इसको हम छिन्नक कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी गर्दन काट दूं और काट के वापस इसको ऊपर बिठा दूं, रख दूं, मतलब ऐसे ही रख दूं, तो ये जो निर्माण हो गया ना, यहाँ पर दिखने में ये दो शंकु बनेंगे। एक छोटा शंकु जो आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर वाला, और एक बड़ा शंकु जो यहाँ दिख रहा है। तो ध्यान देना, कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, तो एक बात ध्यान रखना है क्या कि एक ये ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, यहाँ से यहाँ तक डी और ई है ना, ये डी और ई है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो छोटा ट्रायंगल है ए डी ई, ध्यान देना ट्रायंगल ए डी ई है ना, सिमिलर होगा हमेशा। ध्यान देना, बड़े ट्रायंगल ए बी सी के, बड़े ट्रायंगल ए बी सी के समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे, कैसे समरूप होंगे? तो मैंने कहा देखो, ये हाइट है और ये रेडियाई है, तो ये 90 डिग्री की परपेंडिकुलर होगी। ये हाइट है, ये रेडियाई है, तो ये 90 डिग्री की परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक रेखा ऐसे जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो मैंने कहा ये वाला एंगल के बराबर, या चलो ये कैसे बराबर हो जाएगा, ऐसे कैसे कुछ भी बता रहे हो मास्टर, है कोई बात नहीं, चलो ये 90-90 है दोनों बराबर। ये शीर्ष कोण है तो ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल में भी थीटा होगा, बड़े ट्रायंगल में भी थीटा होगा। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशो, हाइट का रेशो, सब कुछ का रेशो बराबर होता है, सिवाय एरिया को छोड़ के। एरिया वर्ग के अनुपात में होता है। तो मैंने कहा इस ट्रायंगल की अगर मैं इसकी रेडियस ध्यान देना, इसकी रेडियस को मैं R1 मान लूँ और इसकी रेडियस को मैं R2 मान लूँ, इस शंकु की हाइट को मैं H1 मान लूँ और इस बड़े वाले शंकु की हाइट को मैं H2 मान लूँ, इस शंकु की स्लांट हाइट को मैं L1 मान लूँ और इस बड़े वाले शंकु की स्लांट हाइट को L2 मान लूँ, तो मुझे बताओ इस छोटे ट्रायंगल में देखना थीटा के सामने R1 है और बड़े ट्रायंगल में देखना थीटा के सामने है R2। तो R1 और R2 का रेशो, या फिर इसमें छोटे ट्रायंगल में देखना 90 के सामने L1 है और बड़े ट्रायंगल में देखना 90 के सामने पूरा क्या है? L2 है। और ध्यान से समझना और भी, ये जो एंगल ई है, तीसरा कोण है, इसमें इसके सामने की हाइट H1 है छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में H2 है। तो मैंने कहा आज के बाद मैं याद ही रख लूँगा क्या कि जब भी ऐसा शंकु कटिंग का क्वेश्चन आएगा तो उनकी रेडियस का रेशो, उनकी स्लांट हाइट का रेशो, उनकी हाइट का रेशो, ये सारे रेशो बराबर 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 होते हैं। ये बात मैं जानता ही जानता हूँ। अब जब मैं ये बात जानता ही जानता हूँ, ध्यान से समझना, तो मैं अच्छे से कह सकता हूँ क्या कि जब इनके सब कुछ रेशो बराबर हैं, ठीक है, जब इनके सब कुछ रेशो बराबर हैं, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि इनके अगर मैं एरिया का रेशो निकालूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं इनके वॉल्यूम का रेशो निकालूंगा तो घन हो जाएगा इनका। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, सवाल में क्या पूछा है, मैं सवाल समझाता हूँ। ये बोल रहा है शंकु की ऊंचाई 40 है, यानी कि ये पूरा शंकु है, इसकी हाइट टोटल 40 है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी टोटल 40 दे रखी है, ध्यान देना, ये टोटल हाइट 40 है। बीच में से कहीं से इसको काट दिया गया उसके आधार के समांतर, इसी के पैरेलल एक लाइन पैरेलल कट मारा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है छोटे शंकु का वॉल्यूम और बड़े शंकु का वॉल्यूम ये है। तो मैंने कहा देखो, बड़ा शंकु है एक छोटा शंकु है, बहुत अच्छे से समझना, इनके वॉल्यूम का रेशो दे रखा है मुझे। तो मैंने कहा देखो, बड़े शंकु का वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा, छोटे शंकु का छोटा होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए, ये वॉल्यूम का रेशो है। जो वॉल्यूम का रेशो होता है वही उनकी रेडियस का रेशो होता है, वही उनकी स्लांट हाइट का रेशो होता है, वही उनकी हाइट का रेशो होता है। तो मैंने कहा यहाँ से रेडियाई का रेशो निकाल लो। तो ये किसका घन होता है? 64/4 का घन होता है। ये एक किसका घन होता है? 1 का। तो इनकी रेडियाई का रेशो 4:1 हो गया। या इसको हाइट का रेशो भी बोल लो, हाइट का रेशो भी यही होता है इनका, है ना। हाइट लिख लो, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाइट का रेशो ले लो। तो हाइट का रेशो भी यही होगा, रेडियाई का रेशो भी यही होगा, स्लांट हाइट का रेशो भी यही होगा।
ठीक है, तीनों का रेशो यही होता है 4:1, 4:1, 4:1। आपसे बोला हुआ है कि जो बड़ा शंकु है ना उसकी टोटल हाइट तो 40 है, यानी कि 4 की वैल्यू हमें 40 गिवन है, और छोटे शंकु की हाइट कितनी बनेगी? अगर 4 का ये 10 गुना है तो 1 का 10 गुना 10 बनेगा ये, तो छोटे शंकु की हाइट ये 10 हो गई। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 10 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ये जो छिन्नक है उसकी हाइट 30 बनेगी क्या? आपसे क्या पूछा है? छिन्नक की ऊंचाई कितनी है? 30 है। ऑप्शन नंबर तीसरा मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 40 हाइट है ये पूरे शंकु की हाइट है, ये जो 10 हाइट है ये छोटे शंकु की हाइट है। तो 10 हाइट ये है और टोटल हाइट 40 थी, तो 40 में से ऊपर ऊपर का 10 घटा दो तो 30 बचेगी ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये छिन्नक ही है, इसकी हाइट 30 बचेगी। एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया, एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया इतना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी टोटल सरफेस एरिया का 1/4 है, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 1/4 है। मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय, क्या ऐसे लिख लो, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/r+h। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। और ये बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया उसका 4 गुना है वक्र पृष्ठ का, 1/4 है ना। चलिए ये देखो 2πr से 2πr कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये r + h बराबर 4h आ गया है, ये h गया तो 3h आ गया, तो r बराबर 3h। तो मैंने कहा r और h का रेशो ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 3:1 का। अब ये रेशो में है, एग्जैक्टली मैं नहीं जानता, तो मैंने कहा ये 3x मान लो या 1x मान लो, ये हाइट और रेडियाई का रेशो आ जाएगा। मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे सवाल में? मुझे दे रखा है कि जो वक्र पृष्ठ है वो टोटल का 1/4 है। तो मैंने कहा वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है। तो मैंने कहा देखो 2 × π × r, r कितना है यहाँ पे? 3x है, इंटू h, h यानी कि x है, और ये क्या है? वक्र पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया का 1/4 है। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 3696 का 1/4 आ गया ये। इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। देखो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 छंग 66, ठीक है। 2 दूना 4, 4 से काट दें, 4 अठे 32, 4 चौके 16, है ना। 3 से काट दें, 3 से काट दें, 28 तिया 84, है ना। और 4 से काट दें, 4 7 28। तो मैंने कहा ये 7 है ना, इसका मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 49। तो x में x का गुणा x² अगर 49 है तो x बराबर 7 आ गया। अब जैसे ही मुझे x का मान मिला, क्या मैं कह सकता हूँ कि x का मान मिलते ही, x का मान जैसे ही मुझे 7 मिला, 7 तिया ये कितना आ गया? 21, और ये 7 एकम कितना आ गया? 7 आ गया। तो मुझसे क्या पूछा है? बेलन का वॉल्यूम बताइए। बेलन का आयतन होता है πr²h, तो πr²h, पाई यानी कि 22/7, r का स्क्वायर है r²। देखो पाई, देखो आप जानते हो कि त्रिज्या जब 3 गुनी हो जाती है, जैसे 7 का 3 गुना है 21, तो जब त्रिज्या 7 होती है तो एरिया 154, त्रिज्या 3 गुनी करेंगे तो एरिया 9 गुना होगा, 3 का स्क्वायर 9 गुना होगा, तो 154 का 9 गुना कर दीजिए आप, ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। इनटू हाइट कितनी है हमें? हाइट हमें दे रखी 7 के बराबर। अब आप चाहें तो बहुत सारे रूल्स लगा सकते हो इसके अंदर आप, है ना। जैसे 9 भी है तो 9 से कटने वाला ऑप्शन आंसर होगा, पहला बात। दूसरी बात, यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, सबका इकाई का अंक अलग अलग है, तो 7 9 63 की 3, 3 चौके 12 की 2, 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारे सवाल का आंसर आएगा 9702। या तो आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो सबका। 154 गुणा 9 कैसे आया है? कुछ नहीं है, बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r का स्क्वायर हो जाएगा, तो r हमारा कितना है? 21 है ना त्रिज्या, तो 21 गुणा 21 गुणा h यानी कि 7 है। इसको जब हल किया तो ये आया है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया हो तो ये एक स्टेप है, सॉल्व कर लेना इसको, ये आ जाएगा, है ना। 2 बोतलों की ऊंचाई 28 है। एक बोतल बेलनाकार है जिसके आधार का व्यास 12 है, दूसरी बोतल वर्गाकार है जिसकी भुजा 12 है। क्षमताओं का योग बताओ। देखिए 2 बोतल है, एक बेलनाकार है एक वर्गाकार है, उनकी क्षमता यानी कि आयतन पूछा है हमसे। तो मैंने कहा पहली बोतल जो बेलनाकार है उसका बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, और दूसरी बोतल क्या है? वर्गाकार है, तो वर्ग का, है ना, वर्ग का आयतन निकालना है मुझे। वर्ग मतलब क्या है? घनी हो गया वो, है ना, घनाभ हो गया। कैसे समझाता हूँ, देखो दोनों बोतलों की हाइट दे रखी है 28, यानी कि पहले की हाइट h1 और h2 मुझे 28 दे रखी है, तो ये भी 28 है
ये भी 28 है। पहली बोतल कैसी है? बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। प्लस दूसरी बोतल कैसी है? वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा ए मान लो तो ए का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना हाइट दे रखी है तो हाइट का भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, है ना, क्योंकि दोनों बोतल लंबाई है, लंबी है, ऊंचाई भी दे रखी है उसकी, दोनों बोतलों की हाइट दे रखी है। तो जो पहली बोतल है वो तो बेलनाकार है, उसकी तो हाइट होगी, लेकिन दूसरी बोतल जो है वो वर्गाकार है। देखने में ऐसा लगेगा कि वर्ग की ऊंचाई कहाँ से होती है, और वर्ग की हाइट दे रखी है यहाँ पे, क्योंकि बोतल वर्गाकार है तो चूंकि उसकी हाइट लेनी पड़ेगी। तो वर्ग का, क्योंकि ये जो एरिया निकालोगे आप, तो एरिया में लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, लेकिन अगर इसमें ऊंचाई का भी गुणा कर देंगे तो ये 3D फिगर है। नाम भले ही वर्ग है उसका, लेकिन ये घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो सेम है 12-12, लेकिन ऊंचाई अलग भुजा है। तो तीनों भुजाएं अगर समान होती तो घन कह लेता, अलग अलग भुजाएं हैं तो घनाभ कहना पड़ेगा। तो ये घनाभाकार बोतल है, ठीक है। तो यहां से पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियाई कितनी है? रेडियाई हमारी, व्यास अगर 12 है तो रेडियाई 6 बनेगी, 6 का स्क्वायर 36, हाइट तो 28 है इसकी भी और उसकी भी, प्लस इसकी भुजा कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 गुणा 28 आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आप चाहें तो कैलकुलेट कर लो, 7 चौके 28, है ना। देखो आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, 6 चौके 24 की 4, 4 दूनी 8, इसका इकाई अंक 8 आएगा हल करने पे इन सबको। 6 चौके 24 की 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। इसमें जुड़ेगा इस संख्या का इकाई अंक 8 चौके 32 की 2, तो यहाँ से 8 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, तो इकाई अंक तो 0 ही आएगा। 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, ये इन दोनों में मैच हो जाता कभी तो दिक्कत होती। यहाँ पे 7200 एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7200। आप चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो गुणा कर करके, आंसर यही आएगा। एक अर्धगोलाकार कटोरा रस से लबालब भरा है। कटोरे की सामग्री को एक बेलनाकार बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है जिसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई से 25% ज्यादा है। एक अर्धगोलाकार कटोरा है जो रस से भरा हुआ है, इसको बेलनाकार बर्तन में डाला गया है। आधा गोला कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है। इसको आपने एक बेलन में डाल दिया, बेलन कुछ इस तरीके का होगा। ये जितनी भी रस की सामग्री है वो इसमें आपने डाल दी है ना, मतलब जितना आयतन इसका है वो आयतन इसके अंदर डाल दिया है आपने, ठीक है। तो ये बोल रहा है अर्धगोलाकार रस से लबालब भरा कटोरा बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया जिसकी रेडियस, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो हाइट से 25% ज़्यादा है। 25% होता है 1/4, यानी कि ये 4 है तो ये एक ज़्यादा हो गया 5, ठीक है। रेडियाई इसकी हाइट से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कटोरे और बेलन के व्यास समान है। अब देखिए जब भी बोलेगा ना व्यास समान है तो त्रिज्याएं बराबर हो गई उन दोनों की। बेलन के आयतन और अर्धगोलक कटोरा के आयतन पूछा है हमसे, तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आधे गोले कटोरे का आयतन क्या होगा? हमें रेशो पूछा है ना, ठीक है। तो आधे गोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा ये पाई से पाई तो काट दो पहले ही। अब बाकी की चीजें क्या है? आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस कितनी है? देखो दोनों का व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगी, तो इसकी त्रिज्या, देखो जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही व्यास का अनुपात होता है। तो व्यास ले लो या रेडियस ले लो, 5 ही रहेगी। 5 का स्क्वायर करने पर ये आएगा 25 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? बेलन की हाइट 4 है ना। यहाँ देखो ये 2/3 आ गया, इंटू आर का क्यूब करना है। अब इसकी रेडियस भी 5 ही बनेगी तो 5 का क्यूब करना है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा और एक और 5 का गुणा कर दो। ऐसा करने पर आपको पता चलेगा कि ये 25 से 25 कटेगा, है ना। 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करते 3 दूना 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम का रेशो 6:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 28-45 है, उसका एरिया क्या है? देखिए मैं आपको पहले तो एक बात बता देता हूं कि ये एक प्रकार का राइट एंगल होता है। अगर किसी ये ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा, है ना, पता होगा आपको, ठीक है। 28, 45, 53, 28, 45, 53, ठीक है। आपको दो भुजाएं दे दी, एरिया दे दिया, तीसरी भुजा पूछी, तो याद होना चाहिए 28, 45, तो तीसरी भुजा क्या आएगी? 53 आ जाएगी। डायरेक्टली याद होना चाहिए, ट्रिपलेट होता है जैसे 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 3, 4, 5, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 28, 45, 53, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट हो गया, है ना। तो ये सबसे बड़ी भुजा क्या है? 53 है, तो 53 यहाँ आ जाएगी। 28, 45 कहीं भी लिख सकते हो, ये 28 आ गया, ये 45 आ गया, ठीक है।
ये 90 डिग्री हो गया। आप वेरीफाई करना चाहो तो एरिया निकाल लो, 1/2 गुना ये आधार गुना ये ऊंचाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, वो आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करके आधा ही करना है। एरिया क्या होता है? आधा आधार का और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है एरिया। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो, इन दोनों का गुणा करके आधा करोगे तो इसको एक काम करो, इसको आधा कर दो, इसको डबल कर दो, 90 और ये 14, 14 9 जो भी आए 104, 104 का आधा करोगे तो 630 आ जाएगा। 630, हाँ ठीक है। अब देखिए, सिमिलर क्वेश्चन से जानबूझ के लिया था मैंने वो वाला सवाल, मैं हटा सकता था ये वाला सवाल, पर ये वाला सवाल इसलिए लिया क्योंकि एक सवाल है इसके जैसा। देखिए यहाँ पर अब हमें एक ट्रायंगल दे रखा, और अच्छी बात है कि एक ही एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ गए सेम ट्रिपलेट से, तो ये वाला सवाल फिर से आ गया। अब आपको ये बात पता है चूंकि आपने पहले पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? कि एक त्रिभुज की भुजाएं 48, 55 और 73 है। 48, 55, 73 है। 28 नहीं, ये थोड़ा अलग ट्रिपलेट है यार, एक मिनट। ये 28, 45, 53, 28, 45, 53 है। एक ट्रिपलेट तो ये याद रखना, 28, 45, 53, ये ट्रिपलेट है ना, ये ट्रिपलेट है। और एक होता है 48, 55, 73, याद रखना ये भी ट्रिपलेट है। मेरे को सिमिलर लगा तो मैंने लाइन से ले लिया, बाकी अलग है। यहाँ 53 है, यहाँ 73 है, या 45 है, यहाँ 55 है, यहाँ 28 है, यहाँ 48 है। धोखा हो गया मेरी आंखों को, वरना मैं हटा ही देता, उसको क्यों लिया फिर मैंने। ठीक है चलो, तो ये भी ट्रिपलेट होता है, याद रखना है ना। चलिए, तो 48, 55, 73, 48 यहाँ रख लो, 55 यहाँ रख लो, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने रख लो, 73। ठीक है, आपसे क्या बोला हुआ है कि यह एक घेरे में उत्कीर्ण है। घेरा मतलब होता है एक सर्कल, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ना, ध्यान से समझना, ये एक घेरे के अंदर बना हुआ है, सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, एक सर्कल निर्माण करते हैं। ये एक सर्कल आपने बनाया है, ठीक है ना, है ना, ये एक सर्कल बनाया आपने। अच्छा एक काम करते हैं, चलो मैं दोबारा से ही बना देता हूँ, चलो इसको, है ना। आपको ये बात तो पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और ये बोल रहा त्रिभुज को छोड़ के बाकी का एरिया बताओ सर्कल का। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको कैसे भी बना सकते हो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है, तो आप भी जानते हो कि ऐसे भी बनता है कि जब उसका ये इसका व्यास है इस सर्कल का, है ना। तो मैंने कहा देखो मैंने कहा ये यहाँ से मिला दो इसको, है ना, यहाँ से मिला दो, और ये इसको भी यहाँ से मिला दो। तो वैसे भी अपन जानते हैं अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है ना। तो ये अगर 90 डिग्री बना दो, ध्यान से समझना, तो ये 48, ये 55, ये 73 हो गया। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप इसको, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर है, सर्कल के अंदर। रेडियाई नहीं दे रखी थी, और रेडियाई ढूंढने में दिक्कत आती बहुत सारे लोगों को, समझ ही नहीं पड़ती कि त्रिज्या कैसे निकालेंगे। त्रिज्या ऐसे निकालो कि ये पूरी भुजा देखो, ये अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर एक कोण 90 डिग्री है तो ये इस तरीके से बना सकता हूँ मैं इसको। अब मुझे पता है कि अगर ये पूरी भुजा 73 है और ये इसका सेंटर है, तो क्या मैं यहाँ से इसकी रेडियाई कितनी कह सकता हूँ मैं, 73 की आधी कह सकता हूँ, क्या बताओ। ये पूरा व्यास हो गया ना 73, यहाँ से यहाँ तक का, बताओ, तो 73 का आधा हो जाएगा रेडियस। मुझे क्या चाहिए, ट्राइंगल के एरिया को छोड़ के सर्कल का एरिया चाहिए, मतलब मुझे इस सर्कल का एरिया चाहिए, वो भी ट्राइंगल का एरिया हटा के। तो मैंने कहा पूरे सर्कल का एरिया क्या है, तो वृत्त के एरिया में से त्रिभुज का एरिया घटा दूं अगर मैं, है ना, ट्राइंगल का एरिया को छोड़ के बाकी का एरिया चाहिए। तो बाकी एरिया कितना बचा, शेष एरिया, शेष लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। तो वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई हमारा 22/7 है, इंटू आर का स्क्वायर क्या होगा, 73/2 इंटू 73/2, माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 गुणा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, तो बाकी इन दोनों भुजाओं का गुणा करके आधा कर दो। तो 45, 48 इंटू 55/2, इसका मल्टीप्लाई करके आधा कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। और आंसर भी बता देता हूँ मैं, इसका आंसर हो सकता है ये आए 2867, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारे आज के धमाकेदार क्वेश्चंस थे। वैसे तो बहुत डेंजर क्वेश्चंस नहीं थे, पर जो शुरू शुरू में मैंने शायद 5-7 क्वेश्चन डाले हैं, ये बहुत अच्छे आए हैं, मतलब, है ना। जैसे मेरे को लगता है एक ये इस तरीके का कभी आ गया, तो आपको एक हिंट मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि मुझे भुजा को 1-1 पुट करके भी मैं, मतलब वैल्यू पुट करके भी मैं एरिया वगैरह निकाल सकता हूँ। कल से मान लो एल्जेब्रिक मेंसुरेशन आ गया, है ना, बीज गणितीय क्षेत्रमिति आ गई, तो आप ऐसे वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। दूसरा,
ये एक तार का एक नया पैटर्न था, ये इस तरीके का एक, ये बेहतरीन लॉजिक है। सर्कल के अंदर सिमेट्री लगानी पड़ रही है और ये वो चीज़ हो गई, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। एक ये चीज़ है, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि सवाल गलत है कि क्या है, इसमें सेंटर वो नहीं दे रखा है, कहीं नहीं बोला हुआ है कि ये इसका केंद्र है, दो लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली टच कर रही है, तो इस तरीके से हो सकता है ये डिफ़िकल्टी है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। एक ट्राइंगल का एंगल 135 दे दिया, दो भुजाएं दे दी, बहुत सारे लोग कोसाइन रूल साइन रूल में उलझते रह जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के बाकी का शेष एंगल निकाल के परपेंडिकुलर डाल के ये भुजा निकाल ली, बाकी सब चीज़ें आसानी से कैलकुलेट हो गई। तो आप बहुत सारी चीज़ें अभी सीखोगे, है ना। बाकी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मेरी जो एक क्लास है वो बहुत जल्दी शुरू होगी यूट्यूब पे, ठीक है। मैं आपको डेली एक एक दो दो टॉपिक देने वाला हूँ और ये क्लास बहुत जल्दी बहुत शीघ्र शुरू होगी, ध्यान रखना। और एक एक टॉपिक मैं कोशिश करूँगा एक एक लेक्चर में कंप्लीट करवा दूँ। कुछ टॉपिक बड़े होंगे तो दो दो लेक्चर तीन तीन लेक्चर में कंप्लीट करवाऊँगा, और ये कंटेंट पूरा मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, जिससे समय कम हो और कम समय में मैं आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड को बढ़ा घटा सकेंगे, लाइव का कोई झंझट नहीं रहेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको वीडियो को डाउनलोड कर लें, आपको इनको सेव करके रखना है तो नोट्स बना लें इनके, जैसे भी रहेंगे। लेकिन ये कंटेंट सबसे सुप्रीम कंटेंट होगा जो अपने को कहीं और नहीं मिलेगा, एकदम पेड कंटेंट है, ये समझ लीजिए आप, है ना। लोग इसके लिए ऑफलाइन सेंटर में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देते हैं, फिर भी उस टक्कर का कंटेंट नहीं दे पाएंगे जितना मैं इसमें देने वाला हूँ। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा कंटेंट होने वाला है। 2024 के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स के, जो इस बैच में मतलब यूट्यूब पे फ्री मिलेगा आपको, ये टॉपिक वाइज मिलेगा, हर टॉपिक की ऐसे क्लासेस मिलेगी आपको। तो ये अभी शुरू होने जा रहा है, ठीक है। 2-4 दिन में ये पहला टॉपिक आपको रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय बाय।